हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 5 कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बियॉन्ड द फोर वर्णास। ठीक है, यहाँ पे जो वर्णास के बारे में हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है कि वर्ण जो है वो 4 तरीके के हुआ करते थे। जैसे आपके ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियास हैं, वैश्यास हैं, शूद्रास हैं। ठीक है, और उसके बाहर जो हमने पढ़ी थी वो जातियों के बारे में भी हमने देखा था, श्रेणीज के बारे में भी हमने देखा था। लेकिन आज हम यहाँ पे देखेंगे कि फोर वर्णास के परे इसके अलावा जो लोग थे ना, उनके बारे में यहाँ पे ब्राह्मण्स के क्या विचार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको क्या है, ब्राह्मण्स के आइडियाज़, ब्राह्मण्स के विचार, ब्राह्मण्स की जो बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं जो इन्होंने लिखे हैं, उनसे कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, उनको इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो ऐसे लोगों को जो ब्राह्मण्स है ना, वो एक कैटेगरी में डाल देते थे कि ये लोग क्या है, एक तरीके से असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, इवन एनिमल लाइक है। ठीक है, ऑड है, विचित्र है। तो जो ब्राह्मण्स की बात मान रहा है, जो उनके टेक्स्ट को मान रहा है, जो उनकी संस्कृत को पढ़ रहा है, वो व्यक्ति जो है समाज में जाने जाएंगे। और जो लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको जो है इन कैटेगरीज में डाल दिया जाता था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए हैं, तो जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो हंटिंग गैथरिंग ही तो करेंगे, वो कंदमूल वगैरह ही तो खाएंगे, शिकार करेंगे, शिकार को मार के खाते थे। तो इस तरीके के जो उनका जीवन होता था ना, ये थोड़ा सा विचित्र होता था, थोड़ा सा असभ्य होता था। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं निषाद कम्युनिटी का। तो निषाद कम्युनिटी जो थी, ये क्या है, शिकारी समुदाय हुआ करता था जिससे एकलव्य बिलोंग करते थे। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है कि ऐसे लोगों को ब्राह्मण जो है वो कोई भी जगह नहीं देते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो ब्राह्मण्स के व्यू है वो नोमैडिक्स पेस्टोरलिस्ट के लिए भी थोड़े डिफरेंट थे। इनकी शंका बनी रहती थी इनके ऊपर भी। नोमैडिक्स पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं, जो एक तरीके से चरवाहे होते हैं ना, अपने एनिमल्स को चराते हैं, थोड़ा घुमंतु प्रजाति के लोग होते हैं। तो उनको भी क्या है, अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। और यहाँ पे क्या है, जो लोग नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेज होते हैं, यानी संस्कृत नहीं बोलते हैं, तो उनको क्या है, मलेच्छास लेबल कर दिया जाता था, मलेच्छास बोल दिया जाता था। और मलेच्छास हमने पहले भी पढ़ा था कि शाका रूलर्स जो है ये मलेच्छास थे, क्योंकि ये बाहर से आए थे, तो उनके गोत्र कुल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसीलिए क्या है, वो नॉन संस्कृत लैंग्वेज में डिनोट होते थे, तो उनको मलेच्छा भी बोल दिया गया था। ठीक है, तो मलेच्छास ने अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो विचार हैं, वो समय समय पे शेयरिंग करते रहे हैं, और जो बाकी के लोग हैं उनसे अपने विचार जो हैं वो आदान प्रदान किए हैं। तो इनके बारे में जो है ये महाभारत में स्टोरीज वगैरह भी बनाई गई हैं, मतलब लिखी गई हैं। तो ये हमें एक एविडेंस के रूप में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी देखेंगे सोर्स 9 में। ये एक स्टोरी ही है जो किससे ली गई है, आदि परवान सेक्शन से ली गई है, जो महाभारत का एक सेक्शन है। तो यहाँ पे हम स्टोरी देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो कहानी है ये पांडवों की है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पांडव जो है ये वन में रहते थे, इनको वनवास हुआ था। तो एक बार क्या है, ये लोग थक जाते हैं और सो जाते हैं गहरी नींद में। तो जो सेकंड नंबर के पांडव थे ना, भीम, वो उनकी निगरानी करने के लिए जगे हुए थे। तो वहाँ पे क्या है, उस जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था हिडिम्ब। तो वो जो है, वो उसको क्या है, स्मेल आती थी, नरभक्षी राक्षस था ये। तो उसको क्या है कि अगर आसपास में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको क्या स्मेल आती थी, और उसको पता लग जाता था कि यहाँ पे कोई मनुष्य है जिसको मैं खा सकता हूँ। तो ये क्या करता है, अपनी बहन को भेजता है कि तुम जाओ और उनको पकड़ के लेकर आओ, जिसका नाम होता है हिडिम्बा। ये जो पिक्चर है ये हिडिम्ब है और ये हिडिम्बा है। तो ये यहाँ पे क्या, इसको ऑर्डर दे रहा है कि तुम जाओ और उन व्यक्तियों को पकड़ के लेकर आओ। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जैसे ही ये जाती है तो ये किसको देखती है, भीम को देखती है। तो भीम को देख के ये मोहित हो जाती है, भीम को देख के अट्रैक्ट हो जाती है, भीम को प्रपोज कर देती है शादी के लिए कि मुझे आपसे शादी करनी है। लेकिन यहाँ पे भीम जो है ये मना कर देते हैं। लेकिन फिर क्या है, हिडिम्ब जो है वो आ जाता है अपनी बहन को ढूंढते हुए कि अभी तक नहीं आई है। तो फिर वहाँ पे ये भीम को देखता है, और भीम को देख के ये चैलेंज कर देता है कि मेरे साथ तुम रेसलिंग करो, मल्ल युद्ध करो। तो भीम जो है इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको मार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, जो भीम है ये किसको मार रहे हैं, हिडिम्ब को मार रहे हैं। यहाँ पे पांडव खड़े हुए हैं, और ये जो स्त्री है ये क्या है, रूप बदल के आती है, हिडिम्बा। हिडिम्बा जो है ये क्या है, जब भीम से मिलने के लिए आती है तो ये राक्षसी बन के नहीं आती है, ये एक सुंदर स्त्री बन के आती है। तो यहाँ पे क्या है, भीम जो है वो हिडिम्ब को मार देते हैं, और उसके बाद जो ये शोरगुल होता है, हाथापाई हो रही होती है, मार रहे होते हैं, तो उसकी आवाज़ से क्या है, पांडव जो है, बाकी के जो पांडव है वो जग जाते हैं। और वहाँ पे हिडिम्बा जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तो वो क्या बोलती है कुंती को कि आई हैव फोरसेकन माई फ्रेंड्स, माई धर्मा एंड माई किन, एंड गुड लेडी चूजन योर टाइगर लाइक सन फॉर माई मैन। तो यहाँ पे हिडिम्बा जो है ये कुंती से कह रही है कि मैंने आपके टाइगर जैसे बेटे के लिए अपने
फ्रेंड्स को छोड़ दिया है ना, अपने भाई बंधुओं को छोड़ दिया है, अपने धर्म को छोड़ दिया है, अपने समुदाय को छोड़ दिया है, तो आप मुझे चाहे बेवकूफ़ समझो, चाहे आप मुझे अपनी दासी समझो, ठीक है, आप मुझे अपने साथ ही रखो, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जो है अपना हस्बैंड मान लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हिडिंबा जो है वो कुंती से रिक्वेस्ट कर रही है। लास्टली क्या है, जो युधिष्ठिर है वो एग्री हो जाते हैं शादी के लिए कि ठीक है चलो कर लो शादी, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखते हैं कि जो दिन में तो मेरा भाई तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन रात में वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हिडिंबा भी राजी हो जाती है, और ये जो कपल है ये दिन में तो एक तरीके से रोम करते हैं, वैंडरिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन शाम होते ही, रात होते ही जो भीम है वो अपने घर पे वापस आ जाता है। और उसके बाद क्या है, ये हिडिंबा और भीम के एक बेटा पैदा होता है, राक्षस, जिसका नाम होता है घटोत्कच, जिसके बारे में हम लोगों ने महाभारत में भी काफ़ी सुना है। तो घटोत्कच जो है ये प्रॉमिस करता है, जब ये बड़ा हो जाता है तब ये प्रॉमिस करता है कि जब भी पांडवों को मेरी ज़रूरत होगी ना तो मैं ज़रूर इनके पास आ जाऊंगा, यानी वहाँ पे उपस्थित हो जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे पिक है, ये कौन है, घटोत्कच। घटोत्कच का मतलब क्या होता है, जैसे घट का मतलब होता है हाथी, तो जैसे इनका जो ये सिर देख सकते हो आप कितना बड़ा है इसका सिर, और उसके बाद क्या, ये गंजा है ना, तो कच का मतलब होता है बिना बाल वाला। तो इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया। ये बहुत ही विशाल का एक तरीके का राक्षस था। ये यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण ने इनको मारा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो वध है वो कर्ण ने किया था। ओके, यहाँ पे ये अर्जुन खड़े हुए हैं। तो एक कहानी भी है कि अर्जुन बोलते हैं कि जब इसको मारा जा रहा था तो कृष्ण भगवान जो है वो मुस्कुरा रहे थे, तो ये बोलते हैं कि भाई हम तो इतने दुखी हैं क्योंकि हमारे भाई का बेटा मारा गया है, लेकिन आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अच्छा हुआ इसने मार दिया कर्ण ने, नहीं तो ये मेरे हाथों मरता, ठीक है। तो इस तरीके से एक कहानी है इसके साथ ही। आगे हम देखते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस जो है इनका ये मानना था कि राक्षस वो लोग होते थे जो जिनको क्या है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में डिनोट नहीं किया गया है, जिनको क्या कैटेगराइज नहीं किया गया है, जिनका खान पान है ना, उनकी वेशभूषा थोड़ी डिफरेंट होती थी, तो उनको क्या है, जो ब्राह्मण्स है वो एक तरीके से राक्षस की कैटेगरी में डाल देते थे। ओके, यहाँ पे क्या है ना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है कि ये जो प्रैक्टिसेस सारी हुई हैं इसमें आपको नॉन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस कौन सी लगी, ठीक है। तो ये आप मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बियॉन्ड द 4 वर्णास, सबऑर्डिनेशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे कि हम 4 वर्णास के परे जो जीवन है, जो लोगों का जीवन है उसके बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्राह्मण जो हैं वो कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली से बाहर मानते थे, और उनको कुछ वर्गों में बांट दिया गया था कि ये लोग क्या है, ये एक तरीके से अनटचेबल कैटेगरी में आते हैं। इनका जो वर्ग है वो क्या है, अनटचेबल है। और उनका मानना था कि कुछ खासकर ऐसे काम जो लोग करते हैं ना, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स करते हैं, सैक्रेड बाय देयर एक्सटेंशन एंड प्योर होते हैं, यानी जो पूजा पाठ करते हैं, जो एक तरीके से वर्णा सिस्टम के अंदर आते हैं, है ना, जो पवित्र लोग हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों का, अनटचेबल लोगों का खाना भी नहीं खाना चाहिए। उनके हाथों का टच करा हुआ या उनके हाथों का बनाया हुआ खाना जो है वो आपको दूषित कर सकता है। तो इन लोगों की ऐसी कुछ मान्यता थी ब्राह्मण्स की कि कौन से लोग ऐसे होते थे जो आपको पॉल्यूट कर सकते हैं, आपको दूषित कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कॉप्स एंड डेड एनिमल्स को उठाते थे, जैसे क्या है कि जो कोई व्यक्ति मर गया है या कोई जानवर मर गया है, तो उसको जब ये लोग उठाते थे तो उन लोगों को दूषित बोला जाता था, ठीक है। जैसे अगर आप ये पिक देखोगे तो ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, मरे हुए एनिमल्स को उठा रहे हैं। अब आप एक चीज़ ये भी सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है, वो ऐसी पड़ा है, या कोई ऐसी जानवर मर गया है ऐसी पड़ा है, तो उसको उठाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। लेकिन जब ये लोग ऐसे काम करते थे तो इनको खुद ही दूषित समझा जाता था, और इनको अनटचेबल की कैटेगरी दे दी गई थी कि तुम लोग बहुत ही गंदा काम करते हो, बहुत ही दूषित काम करते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बोला गया था चंडालास। तो जो चंडालास है इनको बहुत ही निम्न कोटि का माना जाता था, बहुत ही ज़्यादा इनकी बॉटम हायरार्की हुआ करती थी। और यहाँ पे क्या है कि इनको अपवित्र इसलिए भी माना गया था क्योंकि ये लोग क्या है, सोशल ऑर्डर के हिसाब से तो थे ही नहीं। वर्णास में तो कहीं भी ये लोग नहीं आते हैं, और जातियों में भी ये लोग नहीं आते थे। तो ये लोग क्या है, हर चीज़ से परे थे। तो ऐसे लोगों को जो ब्राह्मण्स ने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है, किसी भी टेक्स्ट में नहीं, न किसी मनुस्मृति में, न धर्म सूत्रांश में, न धर्म शास्त्रांश में। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लोग क्या है, एक तरीके से इंसान के रूप में जानवरों से भी ज़्यादा बदतर इनका जीवन था। और यहाँ पे बताया गया है मनुस्मृति में कि इनकी जो ड्यूटीज़ हुआ करती थी ना, चंडालास की ड्यूटीज़ क्या हुआ करती थी, क्या ये अपना काम करते थे, क्या इनके कर्तव्य थे। तो इसको बताया गया है कि ये लोग जो है ये गाँव से बाहर रहेंगे, आउटसाइड द विलेज रहेंगे, और ये लोग डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे, यानी बर्तन टूटे फूटे और किसी के फेंके हुए जो बर्तन है ना उन्हीं को ये यूज़ करेंगे। और कपड़े कैसे पहनेंगे, जैसे अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके उतरे हुए जो कपड़े हैं इनको दिए जाते थे, तो ऐसे कपड़े ये लोग पहनते थे। ये लोग क्या है,
मतलब एक तरीके से रात के समय पे वॉक भी नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं निकल सकते गाँव में, ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों का क्या है, फेस टू फेस अगर किसी ब्राह्मण ने इनको देख लिया तो मतलब उसका मानना था कि आज मेरा पूरा दिन जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक चंडाल जो है ये क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को जला रहा है। तो मतलब कहने का क्या है कि मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति लावारिस ऐसे पड़ा है तो उसका दाह संस्कार जो है वो ये करते थे। इसलिए क्या है, इनको इतना नीचा समझा जाता था क्योंकि ये दुनिया की सारी गंदगी कूड़ा करकट जो है ये उठाते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हमें देखेंगे, एक आपको मिलेगा फाहियान और दूसरा मिलेगा आपको हिनसांग, ठीक है। ये दो ट्रैवलर्स हमारे भारत में आए थे और इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे थे। तो इन्होंने क्या है, कुछ असेसमेंट किया कि भारत में ऐसी कुछ प्रथाएं हैं जो अनटचेबल्स के लिए हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये चंडालास थे ना, अगर ये बाहर निकल रहे हैं तो एक तरीके से ना क्लैपिंग करेंगे कि भाई हम आ गए हैं, प्लीज़ कोई मत आइए बाहर। तो लोग जो है वो अलर्ट हो जाते थे कि यहाँ से चंडालास निकल रहे हैं, ताकि उनका जो सामना है हमें न करना पड़े, यानी तो हमारा दिन जो है वो अशुभ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ लोगों की भी मान्यताएं होती चली गई, क्योंकि जो ब्राह्मण्स ने सिखाया वही लोग सीखते चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनको स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में डाल दिया गया, इनको क्या है आउटसाइड द सिटी रखा जाता था। तो ये चीज़ किसने बताई है कि वो स्कैवेंजर्स और आउटसाइड द सिटी काम किया करते थे, हिनसांग ने बताई है, जो कि 7वीं सेंचुरी में हमारे भारत में आए थे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज करो यहाँ पे हमारे भारत का ही कोई पर्सन जो है इनके बारे में लिख रहा होता तो थोड़ा पार्शलिटी हो सकती थी, क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानता है। लेकिन जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, जो बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं, पिलग्रिम्स आ रहे हैं, तो उनका जो असेसमेंट होगा ना वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा। वो सही को सही लिखेंगे और गलत को गलत लिखेंगे। तो इसीलिए क्या है, हम इनके जो टेक्स्ट है उन पर भरोसा कर सकते हैं कि इन्होंने जो लिखा था वो बिल्कुल हमारे भारत में होता था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस इतिहास को भी पढ़ रहे हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने किस तरीके से लोगों के साथ जो है पार्शियलिटी की है। तो हमें असेस करना चाहिए, हमें उसको एनालिसिस करना चाहिए और हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ओके, देखेंगे कि हमारे हिस्टोरियंस ने ये जानने की कोशिश की है कि नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, यानी एक तरीके से इनको किस में रखा गया था, नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में रखा गया था, जो चंडालाज हैं, जो निषाद हैं, इन सब के बारे में, क्योंकि इनका क्या है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ही कहीं ना कहीं मेंशन मिला है। तो यहाँ पे क्या है, हिस्टोरियंस बोल रहे हैं कि क्या इनको ये चीज़ मतलब ये लोग स्वीकार कर लेते थे कि इस तरीके से इनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है, जो शास्त्रों के हिसाब से जो ये मान्यताएं हैं, क्या इनको चंडालाज जो है स्वीकार कर लेते थे, या कुछ ऐसे इन लोगों के चित्रण किया गया है कि कहीं कहीं पे जो है वो सामाजिक वास्तविकता है वो बिल्कुल डिफरेंट पाई गई है। यानी लोगों ने कहीं पे स्वीकार किया भी है, कहीं पे आंदोलन भी किए हैं कि हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो ऐसे हमें कुछ एविडेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सोर्स हम देखेंगे तो बोधिसत्ता एज ए चंडाला। तो यहाँ पे बोधिसत्ता का मीनिंग क्या होता है, जो बुद्ध धर्म में लोगों को, या मॉन्क्स है या कोई भी पर्सन है बुद्ध धर्म को जो अपना रखा है, तो उसने उसको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, तो वो बोधिसत्ता की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से एक बोधिसत्ता पर्सन जो है वो चंडाला बनता है अगले जन्म में, और उसकी एक कहानी यहाँ पे दी गई है। तो आप इसको कहानी के तौर पे पढ़िएगा। तो यहाँ पे बताया कि यार चंडालों ने अपने आप को समाज के सबसे निचली श्रेणी में रख रखा था, यानी उन्होंने कभी प्रतिरोध नहीं किया इस चीज़ का। तो यहाँ पे क्या है, हमें कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं मातंग जटाका में। जटाका क्या होता है, जातक कथाएं होती हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में जटाका बोलेंगे। और ये मातंग, मातंग यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में कहानी है, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो ये व्यक्ति है मातंग जो है, ये प्रीवियस बर्थ में, यानी अपने जो पिछले जन्म में ये क्या था, ये एक बोधिसत्व था, ये एक बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन क्या है, अब ये चंडाल है, ठीक है, अब ये चंडाल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक बार जो है बोधिसत्व ये कहाँ जाता है, बनारस जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मातंग होता है। कुछ काम से ये बनारस जाता है वहाँ पे। तो बनारस में वहाँ पे क्या है, एक लेडी होती है जो किसी मर्चेंट की बेटी होती है, जिसका नाम होता है दित्ता मांगलिका। ये जो है ये किसी व्यापारी की बेटी होती है, और ये उसको देख के एकदम से चिल्लाती है ना, शी एक्सक्लेम्ड, एकदम से चिल्लाती है और क्या बोलती है कि मैंने कुछ ऐसी अशुभ चीज़ देख ली है। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है कुछ अशुभ होना जो हम देख लेते हैं, और इस तरीके से मान्यताएं होती है, जैसे हमने बिल्ली रास्ता काट गई है तो हमारा पूरा दिन जो है वो बेकार जाएगा। तो ये क्या है, ऐसी चीज़ें जो है इनऑस्पिशियस में आ जाती हैं। और वो क्या करती है, अपनी आंखें साफ करके आती है, क्योंकि उसने आंखों के द्वारा देखा था। तो वो चिल्लाती है कि मैंने क्या देख लिया, इस चंडाल को मैंने क्यों देख लिया, क्योंकि इतनी इनकी इमेज डाउन थी ना कि लोग जो इनको देख लेते थे ना तो अपना फेस भी वॉश करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो जब चिल्लाती है तो उसके जो जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे, जो उसके सेवक होते हैं, वो मातंग की पिटाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसी विरोध में मातंग जो है वो उस लड़की के घर के सामने जो है डेरा डाल लेते
लेता है और 7 दिन हो जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी बातें बनाने लग जाते हैं। तो फाइनली क्या है, जो उसका पिता होता है ना दित्ता मांगलिका का, वो उसको सौंप देता है किसको, मतांग को। ठीक है, तो मतांग जो है वो उसको लेके अपने चंडाला सेटलमेंट में आ जाता है, अपने समुदाय में आ जाता है। जैसे ही मतांग अपने घर पे पहुंचता है तो वो संसार को त्यागने का फैसला कर लेता है और उसके बाद वो अलौकिक शक्ति हासिल करने के बाद जो है बनारस लौटता है और फिर जाके वो इस लड़की से शादी करता है जिसका नाम क्या है, दित्त मांगलिका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उनका एक पुत्र भी पैदा होता है जिसका नाम क्या होता है, मांडव्य कुमार। तो उसके बाद क्या होता है, वो वेदों का ज्ञान जो है उसको अर्जित करता है और 16,000 ब्राह्मण्स को डेली खाना खिलाता था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चंडाल का एक जो पुत्र है वो किस तरीके से अपने आप को बदल देता है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो चंडाल है उनकी स्थिति क्या हुआ करती थी, जो दित्त मांगलिका है उसने कैसा व्यवहार किया। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक दिन क्या होता है, जो मतांग है ना वो फटे हुए कपड़े पहन के और मिट्टी का कोई एक बर्तन लेके और भिक्षा की तरह, मतलब जो भिखारियों की तरह जाता है, किसके पास जाता है, अपने बेटे के घर के दरवाजे के सामने जो है भीख मांगता है और मांडव्य से बोलता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। ये मांडव्य जो है वो इसकी स्थिति देख के समझ जाता है कि ये जो पर्सन है कोई आउटकास्ट है, तो इसको तो मैं खाना नहीं खिला सकता क्योंकि मैं तो खाना सिर्फ ब्राह्मण्स को ही खिलाता हूँ। तो इस तरीके से वो उसका तिरस्कार करता है। और यहाँ पे जो मतांग है वो मांडव्य से बोलता है कि जिस जन्म पर तुम्हें इतना घमंड है, जिस जन्म पे तुम्हें इतना गर्व है, असली में तुम अज्ञानी हो और तुम किसी भेंट के पात्र भी नहीं हो, किसी को कुछ देने के पात्र भी नहीं हो। इस बात पे मांडव्य को जो है ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सेवकों को ऑर्डर दे देता है कि जाओ इसको यहाँ से बाहर निकालो। और फिर मतांग जो है वो आकाश में जाके कहीं अदृश्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, तो वो कुछ भी कर सकता था। तो जब उसको पता लगता है ना दित्त मांगलिका को कि मेरे पति के साथ ऐसा हुआ है, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया है, तो वो भागी भागी जाती है किसके पीछे, वो मतांग के पीछे जाती है और उनसे माफी मांगती है। यहाँ पे मतांग जो है ये अपनी वाइफ से बोलता है कि मेरे कटोरे में जो भी भोजन है, जो भी अनाज बचा है, वो तुम अपने बेटे को दे दो और अपने ब्राह्मणों को दे दो। ठीक है ना। ये जो स्टोरी है ये यहाँ पे मतांग के द्वारा लिखे गए एक तरीके के मैसेजेस हैं कि चंडालास के साथ जो है, जब वो चंडाल का जीवन बिता रहा था तो वो किस तरीके से उसने अपनी लाइफ को सरवाइव किया। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्राह्मण्स की टेक्स्ट है ना उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं मेंशन की हैं। तो ये आप मुझे बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में मिली हैं, कौन से ऑक्यूपेशंस मिले हैं, कौन सी आपके वर्ग और वर्ण सिस्टम मिला है और बाकी की कौन सी चीज़ें नहीं मिली हैं। ठीक है, उसके आगे हम यहाँ पे देखते हैं एक ये स्टैचू है, ये किसका बना हुआ है, स्टोन स्कल्पचर है, गांधारा स्टाइल में बना हुआ है, 3rd सेंचुरी CE का स्कल्पचर है। यहाँ पे बोधिसत्व के जीवन के बारे में बताया गया है ये जो स्टैचू है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।